दुर्खीम के सिद्धांतों को हम लोग देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य क्या होते हैं वो देखा था। आज के क्लास में हम लोग करेक्टिव कॉन्साइंस या सामूहिक चेतना का सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो हम लोग देखेंगे। सामूहिक चेतना क्या होती है, इसकी परिभाषा दुर्खीम ने दिया है। द टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स प्रेजेंट। आप में से जिनका माइक ऑन है ऑफ कीजिए, कोमल माइक ऑफ कीजिए। The totality of beliefs and sentiments present in average member of the society, which forms a common mic को ऑफ कीजिए, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं किया कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। Which forms a determinate system having life of its own। ये डेफिनेशन दिया था दुर्खीम ने सामूहिक चेतना के संदर्भ में। हिंदी में समाज में व्याप्त उन सभी आस्थाओं एवं मनोभावों का संग्रह जो समाज के प्रत्येक औसत सदस्य में विद्यमान है, जो एक निश्चित व्यवस्था के तौर पर कार्य करता है और जिसकी अपनी एक आयु होती है, ये सामूहिक चेतना का डेफिनेशन उन्होंने दिया था। नाउ व्हाट डज इट मीन, क्या अर्थ हुआ? देखिए, चेतना शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस या चेतना एक होता है इंडिविजुअल। जब ये वर्ड आप लोगों ने चेतना शब्द पहले सुना होगा तो इंडिविजुअल कॉन्साइंस के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, व्यक्तिगत चेतना। हर व्यक्ति की अपनी एक चेतना होती है। यह एक प्रकार से कहिए कि इंटरनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपकी चेतना आपको बताता है। एक प्रकार से ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हर व्यक्ति की अपनी एक चेतना होती है और दो व्यक्तियों की चेतना एक समान नहीं हो सकती। ये चेतना जो होती है वो हमें सही और गलत का
एक अनुमान देती है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी हमें यह चेतना देती है। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जाम में आप चोरी कर रहे हैं, तो आपकी चेतना कहती है कि ठीक है, चलो किया जा सकता है थोड़ा बहुत, अब नहीं आता, फेल करने से तो बेहतर है कि थोड़ा चोरी ही कर लिया जाए। किसी दूसरे व्यक्ति का चेतना कहेगा कि नहीं, ये गलत है, हम चाहे फेल कर जाए लेकिन चीटिंग करके हम पास नहीं करेंगे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चेतना है, डिग्रीज होती है। एक ही चीज को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने विश्वास हो सकते हैं, सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो चेतना उसको सही या गलत में वर्गीकृत करती है। मान लीजिए कोई मित्र आपका कहता है कि चलो हम लोग एक मूवी देखते हैं, घर वालों को बिना बताए हम लोग हॉल जाते हैं, भाग करके मूवी देखते हैं। दूसरा दोस्त बोलेगा कि नहीं, मुझे सही नहीं लगता है घर वालों को बिना बताए कुछ काम करना। तब ये दो दोस्त है, राम और श्याम। राम बोलता है कि चलो हम लोग मूवी देखते हैं, श्याम बोलता है कि नहीं, हम बिना घर वालों को बताए कोई भी काम हम उसे छुपा करके नहीं करते हैं। तीसरा व्यक्ति है मोहन, वो भी मूवी देखने जाना चाहता है लेकिन वो दुविधा में है कि जाए कि नहीं जाए, और अंततः फिर निर्णय लेता है कि चलो ठीक है, जाते हैं, घर वालों को क्या पता चलेगा। तो तीन व्यक्ति हैं यहाँ पर, राम, श्याम, मोहन। राम की चेतना कमजोर है, उसे लगता है कि वो कुछ भी करे घर वालों को नहीं पता चलेगा, या जरूरत क्या है बताने की, सही और गलत क्या है हम खुद डिसाइड कर लेंगे। श्याम जो है उसकी चेतना मजबूत है, उसे लगता है कि घर वालों को धोखा दे करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसकी चेतना इसकी अनुमति नहीं देती है कि वो घर वालों से छुपा करके कोई काम करे। मोहन की चेतना जो है बीच की अवस्था में है, मूवी देख करके आता है घर में, लेकिन वो चोर के जैसा घुसता है कि कहीं पकड़ा नहीं जाए, कहीं पिताजी पूछ नहीं ले कि इतने देर कहाँ थे। तो वो गलत काम किया, लेकिन उसका मन ही मन चेतना जो है उसको कचोट रहा होता है कि उसने कुछ गलत किया है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग चेतनाएं होती है। ये हो गया व्यक्तिगत चेतना। दूसरा, सामूहिक चेतना होती है, कलेक्टिव कॉन्साइंस। सामूहिक चेतना, जिस प्रकार से व्यक्ति की अपनी एक चेतना होती है, समाज की भी एक चेतना होती है। समाज की यह चेतना हमें बताती है कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक्सटर्नल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। इंटरनल, इंडिविजुअल वाला इंटरनल है, ये एक्सटर्नल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, बाहरी नियंत्रण प्रणाली। व्यक्तिगत चेतना जो है अलग अलग हो सकती है, सामूहिक चेतना एक होती है, इसके अंदर में सभी चेतनाएं शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी चेतना होगी, लेकिन सामूहिक चेतना, समाज की जो चेतना होगी वो एक होगी, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से वो परिवर्तित नहीं होगी। समाज क्या सोचता है, क्या सही मानता है, क्या गलत मानता है, वो एक होगा। और
समाज के सभी सदस्यों को उस चेतना, उस कॉन्सेंस को फॉलो करना पड़ेगा, बाध्यता होती है इसमें। तो सामूहिक चेतना क्या है? इट इज टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स, अर्थात समाज में जितने भी सामाजिक तत्व हैं, जो आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, मनोभाव हैं, उनका संग्रह है। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। समाज कहता है कि शादी करना है तो अपने जाति में करना है, अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करना है, दहेज लेना है, ये सब समाज का ये करना है, बड़ों का सम्मान करना है। तो जितनी भी ये करना है, ये टिक वाला, ये इधर, ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अपने जाति से बाहर शादी नहीं करना है, अपने उम्र से बड़ी लड़की से शादी नहीं करना है, अपने निकट संबंधी में शादी नहीं करना है, मंदिर चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करना है, अपवित्र अगर आप हैं तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते, ये चीज नहीं करना है। बड़ों के सामने अदब से बात करना है, बड़ों के सामने बदतमीजी नहीं करनी है, शिक्षक का सम्मान करना है, शिक्षक का अनादर नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है समाज में परिभाषित हैं। परिभाषित मतलब डिटर्मिनेट सिस्टम है, हर चीज स्पष्ट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सोसाइटी डिफाइन करता है। जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे को नहीं बात करना है, दूसरे का हक नहीं मारना है, पड़ोसी की मदद करनी है, ये सब सारी चीजें जो है समाज में डिटर्मिनेट सिस्टम है, परिभाषित है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये समाज के औसत सदस्य में ये धीरे धीरे करके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो मतलब ये समझिए कि ये डूज एंड डोंट्स हैं। एक बच्चा पैदा होता है, और उसके दिमाग में ये सब चीज धीरे धीरे करके फीड कर दिया जाता है, समाज के तौर तरीके फीड कर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम छोटे थे तो मुझे ध्यान है कि परिवार में कुछ अतिथि आए थे, मेहमान आए थे, और सभी लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे। बैठ करके हम अपना पैर हिला रहे थे, तो मेरी मदर ने मुझे गौर से देखा और मुझे मना किया। तो हमने देखा, नहीं समझ में आया, उसके बाद ही हम पैर हिलाते रहे। जब मेहमान चले गए तो मुझे मदर ने डांटा और कहा कि जब बड़े बैठे होते हैं तो इस तरीके से नहीं बैठते हैं। तुझे क्या दिक्कत है इसमें? बोले ये बदतमीजी कहलाती है कि कोई बड़े बैठे हो और आप बैठ करके पैर हिला रहे हो। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये ऐसा नहीं करना है। जब बड़ों के बीच में बैठते हैं तो इस तरीके से बैठना होता है, ऐसे नहीं बैठना है। फिर कभी हुआ कि बड़े लोग बैठे हैं और छोटे थे उस समय, तो सही गलत की पहचान नहीं थी। मुझे थक गए हम बैठे बैठे, बड़ों की बात में कोई रुचि नहीं आ रही थी, तो हम वहीं लेट गए, सोफा में ही लेट गए। तो मदर ने फिर मुझे घूर करके देखा और इशारा मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मुझे लेटना नहीं। और मेहमानों के जाने के बाद जो है फिर उन्होंने मुझे डांटा कि जब मेहमान आए होते हैं तो तरीके से, कायदे से, तमीज से बैठते हैं। तो ये सब चीजें जो है, तमीज, कायदा, बदतमीजी, ये बचपन में ही इंसान के दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको समाज में व्यवहार कैसे रखना है, नहीं रखना है। ये सब आपका जो ब्रेन है ना, उसमें ये फीड कर दिया जाता है। भेजा में ये बचपन से ही फीड कर दिया जाता है कि ऐसे परिस्थिति में ऐसा करना है, ऐसे परिस्थिति में ऐसा करना है।
फिर कभी हम बचपन में हाजिर जवाब हुआ करते थे, तपाक से जवाब दिया करते थे। तो फिर मेरी मदर ने मुझे डांटा, बोले कि ऐसे नहीं बात करते, बड़ों के सामने नहीं बोलते ज्यादा। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, बड़ों के सामने में नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बात करना चाहिए, बड़ों के सामने चुप रहना चाहिए। तो बहुत सारी ये जो समाज के तौर तरीके हैं वो हमारे दिमाग में धीरे 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 डेली बेसिस पर ये दिमाग में हमारा डाला जाता है। तो ये कहाँ से, ये यही सामूहिक चेतना है। और जब हम बड़े हो गए तो ये सामूहिक चेतना हमारी खोपड़ी में है ये, और यही सामूहिक चेतना फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे में डालते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में ये सामूहिक चेतना जो है, ये डेटा जो है ना ट्रांसफर होता चला जाता है कि कैसी परिस्थिति में क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या नहीं करना है। बड़े होने के बाद बहुत सारी चीजें, ये सामूहिक चेतना जो है ये मेरी व्यक्तिगत चेतना से टकराव की स्थिति में आई। ठीक है, मेरी अपनी चेतना है और ये सामूहिक चेतना है। तो जब हम बड़े हुए तो बहुत सारी चीजें जो है ना, मेरी चिंतन, मेरी अपनी चेतना, ये सामूहिक चेतना से टकराव की स्थिति में। उदाहरण के तौर पर, जैसे जब हम बड़े हुए तो बहुत सारी चीजें, अवधारणाएं जो है मुझे समझ में आई। खास करके जब ये सब्जेक्ट समाजशास्त्र हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद इंसान के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है वो भी नजर आता है कि पितृसत्ता क्या है, वो नजर आता है, ये सही है या नहीं है, गलत है, वो समझ में आता है। कई दफा यह होता है कि व्यक्तिगत चेतना जो है ना सामूहिक चेतना के साथ, ये कलेक्टिव कॉन्शियस है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियस है, टकराव की स्थिति में आता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप बड़े हों, सामूहिक चेतना कहती है कि विवाह होता है तो दहेज सही है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत चेतना कहती है दहेज गलत है। हम क्यों दहेज लें? जो मेरे सास ससुर हैं वो तो इतना बड़ा त्याग पहले ही से कर रहे हैं कि उस बेटी को जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके उन्होंने बड़ा किया, अपने कलेजे के टुकड़े को वो मुझे सौंप रहे हैं, तो मुझे उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। बदले में हम उनसे दहेज लें, ये तो उचित नहीं। किसी भी तरीके से ये मेरी सामूहिक चेतना में फिट नहीं हो रही थी, लेकिन है क्या, समाज में सभी लोग लेते हैं। तो कई दफा होता है क्या ना कि ये टकराव की स्थिति में आता है कि ये गलत है, आपको लगता है, आपकी सामूहिक चेतना जो है वो लगती है कि ये गलत है, दहेज क्यों लेना। एक, आप खुद सोचिए कि आप अगर एक पिता है या माँ है, आप अपने बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से होता है। उस बच्चे को वो किसी और के हवाले कर देते हैं और उसके कुशल मंगल की कामना करते हैं कि वो लड़का उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। और वो लड़का कैसे ख्याल रखेगा कि सबसे पहले तो शादी के समय वो दहेज मांगता है। मतलब ख्याल रखने के लिए क्या दहेज चाहिए? तब तो वैसी परिस्थिति में हर संबंध को पैसे से ही फिर तोड़ना चाहिए। यही बच्चा जो दहेज मांगता है क्योंकि आपने गलत संस्कार उसको दिए। अब दहेज सामान्य तौर पर होता क्या है कि लड़का स्वयं नहीं मांगता है, उसके माता पिता, उनका रोल ज्यादा होता है, खास करके माँ का रोल ज्यादा रहता है।
और आगे चल करके होता क्या कि बच्चे में फिर आपने जो संस्कार दिया, बच्चे को तो लगेगा कि ये मेरी माँ ने दहेज लिया था, आपको भले अंदर से लगता हो कि ये गलत है, तो लेकिन होगा क्या कि धीरे धीरे सम्मान कम होता चला जाएगा। एक पत्नी अपने पति का सम्मान, वैसा पति जो दहेज लिया है उसका सम्मान वो कम करेगी, भले वो सामाजिक मान्यताओं को मानेगी, पति परमेश्वर है वगैरह वगैरह, लेकिन दिल से वो सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि उससे मालूम है कि इससे जिससे उसकी शादी हुई है, इस पति ने उसके पिता को काफी आर्थिक संकट में डाला। जिस पिता ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता से इस पति ने 20 लाख रुपया दहेज लिया, और वो 20 लाख रुपए कैसे कैसे कहां से इसके पिता ने ये किया, तो ये इसके मन में हमेशा, ये पत्नी के मन में हमेशा ये रहेगा, वो कभी नहीं बोलेगी अपने पति से। लेकिन पति का पहला तो वो उतना सम्मान नहीं करेगी, और दूसरा पति के जो माँ है या सास है उसका भी वो सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सास ने ही डिमांड किया था दहेज का। और आगे चल करके क्या होता है कि ऐसे बाल बच्चे के माँ बाप जो है फिर वृद्धाश्रम में जगह पाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार उनको गलत मिला, हर चीज को रिश्ते को वो पैसे से वो तोलते हैं। तो जब सास बूढ़ी हो जाती है तब एक लायबिलिटी हो जाती है, पिता जब बूढ़ा हो जाएगा तो बेटा को लगेगा कि ये तो लायबिलिटी है हमारे ऊपर, पिताजी के ऊपर इतना खर्चा जाता है, तो इनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए। तो ये कई दफा होता है क्या है कि कलेक्टिव कॉन्शियस में कुछ चीजें अगर गलत है तो उसको सुधारने की भी आवश्यकता होती है, और इसको सुधारते कौन है? वो लोग जिन लोगों का ये मजबूत होता है। वैसे लोग आवाज उठाते हैं इस प्रकार के कुप्रथा के खिलाफ और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोविंद रानडे, फिर सावित्रीबाई फूले। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और परिवर्तन लाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 18वीं शताब्दी में लड़कियों का पढ़ना मना था, लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती थी, मतलब सामूहिक चेतना समाज का मना करता था कि लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती, उनको अनुमति नहीं थी। प्राचीन काल से ही, वैदिक युग से ये परंपरा चली आ रही थी, जो हिंदू औरतें होती थी, लड़कियां होती थी, उनको पढ़ने पर मनाही थी। शूद्र और जो स्त्री हैं उन लोगों को पढ़ने पर मनाही थी। 18th सेंचुरी के आसपास में एक महिला जन्म लेती है जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। जब ये 5 साल की थी ना, तो इनका विवाह हो गया ज्योतिबा फूले के साथ। ज्योतिबा फूले जो है ना, इनका ये मजबूत था, इंडिविजुअल कॉन्शियस, सामूहिक चेतना मजबूत थी। ये पढ़े लिखे थे और फिर इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। जब इनकी पत्नी पढ़ लिखी तब ये जागरूक हुई और उन्होंने ठाना कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे। अब इनका साथ देने वाले कौन थे? बस एक ज्योतिबा फूले और इनकी एक सहेली थी फातिमा शेख। ये दोनों साथ दिया। ज्योतिबा फूले जो है वो लोअर कास्ट से थे, माली जाति के थे, और इनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं था। फातिमा शेख जो है, इनका और इनका भाई ये धनाढ्य थे, इनके पास पैसा काफी था, जमीन काफी थी। इन लोगों ने सावित्रीबाई फूले का मदद किया, फातिमा शेख ने मदद किया, और इन दोनों ने मिलकर के, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने मिलकर के 18 स्कूल खोला, सिर्फ लड़कियों के लिए। जब ये जाती थी ना स्कूल पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में समाज के लोग इनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, ताकि ये नहीं जा सके।
क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रही थी वो सामूहिक चेतना से परे था। सामूहिक चेतना यह कहता था कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। सावित्रीबाई फूले जो है डेली 2 साड़ी लेकर के जाती थी। एक साड़ी जो उनको मालूम था कि जाते समय लोग उनके ऊपर गंदगी फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे, तो दूसरा साड़ी वो स्कूल में जाकर के चेंज करती थी, अतः फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। तो इतना कष्ट से, कठिनाइयों से इन दोनों बहनों को गुजरना पड़ा, तब जाकर के इन लोगों ने लड़कियों के लिए 18 स्कूल स्थापित किए उनको पढ़ाने के लिए, और समाज का जो ये सामूहिक चेतना है उसमें से ये चीज को इन्होंने ध्वस्त किया। कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती। आज पुणे विश्वविद्यालय, पुणे यूनिवर्सिटी इतने सालों के बाद उनके नाम पर चेंज किया गया है, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी नाम से अब वो जाना जाता है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता, ये परिवर्तन जो लाते हैं ना, ये वो लोग लाते हैं जिनका ये मजबूत होता है इंडिविजुअल कॉन्शियस। इन्हें लगा कि ये गलत है, लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती। सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो आज क्लास में जितनी लड़कियां यहाँ क्लास कर रही हैं उनकी संख्या और भी कम होती। ये 2 महिलाओं ने मिल करके, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, इन 2 महिलाओं ने मिल करके क्रांति लाया लड़कियों को पढ़ाने के लिए। इनको काफी समाज का उपहास का सामना करना पड़ा, समाज के लोग इनका मजाक उड़ाते थे, भद्दी भद्दी पप्पियां कसते थे, गोबर कचरा फेंकते थे इनके ऊपर, लेकिन ये लोग अडिग रहे। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से 18 स्कूल इन लोगों ने पूरा पूना वाला एरिया में स्थापित किया लड़कियों के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सामूहिक चेतना जो है वो सही हो। सामूहिक चेतना में बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं, उसको परिवर्तन लाने के लिए वैसे लोगों की आवश्यकता होती है जिनकी व्यक्तिगत चेतना जो है वो काफी मजबूत हो, जिन्हें लगता है कि नहीं ये गलत है, भले ये मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं उसके बावजूद ये गलत है। नथिंग बिकम्स राइट इफ मेजॉरिटी आर डूइंग इट। बहुसंख्य लोग अगर एक काम कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत काम सही नहीं हो जाता, वो गलत गलत ही रहता है। और परिवर्तन जो लाता है वो अल्पसंख्यक 1-2 व्यक्ति ही वही चेंज लाता है, वही परिवर्तन लाता है। तो ये सामूहिक चेतना है। और व्यक्तिगत चेतना के बारे में हमने बताया। आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, अगले क्लास में इस कॉन्सेप्ट को और आगे हम लोग लेकर के जाएंगे, और उसके बाद आत्महत्या टॉपिक फिर हम लोग शुरू करेंगे, सुसाइड। थीम का एक महत्वपूर्ण अध्ययन था, लेकिन उस अध्ययन को पढ़ने से पहले कलेक्टिव कॉन्शियस क्या होती है, इंडिविजुअल कॉन्शियस क्या होती है, ये जानना जो है वो जरूरी था, इसलिए ये टॉपिक को आज हमने कवर कराया है। अगले क्लास में फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करके सामूहिक चेतना के कुछ पार्ट अभी और बताना बाकी है, समय का अभाव है इसलिए यहीं पर हम लोगों को स्टॉप करना होगा। अगले क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग सुसाइड टॉपिक शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, सवाल है, पूछ लीजिए।